मेजर प्रॉपर्टीज में चेंज होना बंद हो जाए, दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। तुम लोगों को कल मैंने बताया था रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इररिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जाम्पल। ठीक है, तो irreversible reactions which take place only in one direction, that is forward direction, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं और ये कंप्लीट हो जाती हैं, इसीलिए क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। दीज आर यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होना है, इसलिए कंप्लीट हो जाती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि भाई NaOH प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस H2O। तो यहाँ क्या है कि रिएक्टेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्टेंट। यहाँ वेसल क्लोज्ड है, ओपन है, डजंट मैटर, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन ये कैसी है? बाय डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही हैं। ठीक है, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो इस वजह से क्या है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाती कभी कंप्लीट। ठीक है, रिएक्टेंट कभी भी 100% खत्म नहीं होगा। वो अलग बात है कि हमें कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मानना पड़ेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो वो क्या, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है मतलब रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो वो ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 99.99% खत्म हो गया, 0.0001% बचा है, इतना कम बचा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि भाई खत्म हो गया, तो ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन 100% रिएक्टेंट कभी भी खत्म नहीं होता है इस टाइप की रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल वैसे मैंने 2-3 लिखवा भी दिए थे कि PCl5 गैस डिकम्पोजेस टू फॉर्म PCl3 प्लस Cl2 गैस। तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो यहाँ क्या है, reactant have a tendency to form product as well as product have a tendency to form reactant। और इन्हीं रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही इक्विलिब्रियम स्टेज आती है, इन्हीं रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेज आती है, इसीलिए रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब जिनमें रिएक्टेंट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्टेंट। लेकिन किसी रिवर्सिबल रिएक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें इक्विलिब्रियम स्टेज हर कंडीशन में आ जाएगी। सबसे पहली कंडीशन यही है रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए कि वेसल शुड बी क्लोज्ड, वेसल शुड बी क्लोज्ड, वेसल क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ तो गैसेज ही हैं, तो तुमने ओपन वेसल लिया तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों, PCl5 भी उड़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है, ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड, ठीक है, हीट किया, फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहां पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग ये दोनों बना लेता है, और अगर इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए क्या जरूरी है कि क्लोज्ड कंटेनर हो, है ना। क्योंकि अगर क्लोज कंटेनर नहीं हुआ और तुमने ओपन कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा,
प्लस CO2 गैस बनेगी और CO2 गैस तो एस्केप कर जाएगी। तो जब CO2 वहां पर अवेलेबल ही नहीं है तो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ मिलकर वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो समझ गए कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना क्या है और इक्विलिब्रियम अटेन तो इन रिएक्शंस में होता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है। क्लियर है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो एक काइंड है, एक टाइप है कि ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती हैं, जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकते हैं। मतलब अगर मैं इन्हें अलग अलग करके कहूं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये बन जाता है, और अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला एग्जाम्पल होता तुम्हारे पास तो NaOH और HCl की रिएक्शन कराओगे तो NaCl और वाटर बन जाएगा, लेकिन वाटर में जब तुम NaCl डालते हो तो तुम्हें NaOH और HCl नहीं मिलता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? नमक को पानी में डालोगे तो ऐसा नहीं है कि वो फिर NaOH और HCl हो गया सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्ट का ही सॉल्यूशन होगा, NaCl ही होगा पानी में, उस पानी में NaOH और HCl नहीं है। तो यहां क्या है कि NaCl और HCl को मिलाओगे तो ये बन जाएगा, लेकिन जब इन्हें मिलाओगे तो ये नहीं मिलने वाला है तुम्हें कभी भी। और यहां क्या है कि इससे ये लिया, इसे हीट किया तो ये मिल जाएगा, या इन्हें रिएक्ट करवाने लगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल हो तो उसका मतलब यही होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकते हैं। इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होती है, लेकिन कब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेज कब आ जाएगी, जब वो रिएक्शन किसी क्लोज्ड कंटेनर में हो रही हो। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहला, it is always achieved in closed container. Means when a reversible reaction is taking place in a closed container, then only equilibrium is attained. If a reversible reaction is taking place in an open container, then equilibrium stage cannot be attained because one of the product may leave the vessel. तो प्रोडक्ट लीव कर जाएगा वेसल, प्रोडक्ट वहां से हट जाएगा, कोई एक भी प्रोडक्ट वहां से हट गया तो फिर वापस में वो कंबाइन करके रिएक्टेंट नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, इट इज ऑलवेज अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर। तो पूरा मीनिंग क्लियर है? मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन जब क्लोज कंटेनर में हो रही होगी तब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी। ठीक है, नाउ सेकंड, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। Measurable properties like density, color, temperature, concentration, pressure, etc. become constant at equilibrium. मैंने कलर का एक एग्जाम्पल देके बताया भी था, तो वहां पर कलर ही नहीं, सारे जितना भी कुछ लिखा है सभी कांस्टेंट हो गया होगा, है ना? ठीक है, तो फिर से लूं एग्जाम्पल। जैसे twice of NO2 forms N2O4। ठीक है,
ये ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर की, और ये कलरलेस है, ठीक है। NO2 का डाइमर है N2O4, N2O4 इज कलरलेस, NO2 इज ब्राउन कलर गैस, NO2 पैरामैग्नेटिक है। अभी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पहुंचे थे NO2 तक, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब वेस्पर तुम्हारा क्या स्टार्ट हुआ, मतलब कहाँ रुका था केमिकल बॉन्डिंग? वेस्पर थ्योरी स्टार्ट हुआ था। तो देखो इधर ब्राउन कलर गैस और ये कलरलेस। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो N2O4 ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है, और क्या बनता है NO2, ठीक है। अभी कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, NO2 जुड़ने लगेंगे और क्या बनेगा, N2O4, ठीक है। तो NO2 से N2O4, अब इनिशियली वी हैव ओनली NO2, इनिशियली हमारे पास सिर्फ क्या है, NO2। तो जब इनिशियली NO2 होगा तो वेसल में सिर्फ कैसा कलर दिखेगा, ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर। लेकिन जब कूल करने पे क्या होगा, NO2 डायमराइज होने लगेगा, N2O4 बनने लगेगा, कलरलेस कंपाउंड बनेगा। तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी ब्राउन कलर की कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो ये ब्राउन क्या होने लगेगा, लाइट ब्राउन होने लगेगा, येलोइश की तरफ मूव करने लगेगा, और कलर इंटेंसिटी कम हो रही है तो ये ब्राउन से फिर कैसा दिखने लगेगा, हमें येलोइश दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लाइट ब्राउन और लाइट होता जाएगा तो ऑब्वियसली येलोइश दिखने लगेगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कलर की इंटेंसिटी फिक्स हो जाएगी। सपोज लाइट ब्राउन हो गया और अब वो और ज्यादा लाइट नहीं हो रहा होगा, फिक्स, हमें ऐसा ही दिखता रहेगा, ठीक है। हमें ऐसा ही दिखता रहेगा, मतलब कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई। क्यों हो गई कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट भाई? सबसे बड़ी बात, कलर इंटेंसिटी क्यों कांस्टेंट हुई होगी, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 एंड N2O4 कांस्टेंट हो गए। NO2 अब N2O4 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, N2O4 NO2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्या यही हो रहा होगा? कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे या कन्वर्ट हो रहे होंगे बट कुछ और हो रहा होगा? NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो रहा होगा, बट NO2 का जो रेट होगा, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ NO2 इंटू N2O4, वो बराबर हो चुका होगा किसके, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2O4 इंटू NO2। समझो इस बात को, ठीक है। तो NO2 की कॉन्सेंट्रेशन में अब कोई चेंज नहीं आ रहा और N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन में भी अब कोई चेंज नहीं आ रहा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ रही है ना घट रही है, ऐसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो कलर, क्योंकि ये तो कलर्ड, इसमें तो इन दोनों के एक दूसरे में कन्वर्ट होने से क्या हो रहा था, कलर में चेंज पता चल रहा था। अगर दोनों ही कलरलेस होते या दोनों ही सेम कलर के होते तब तो हमें कलर में पता कुछ भी नहीं लग रहा होता, ठीक है। यहाँ हमें कलर में पता लग रहा है, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में इनकी कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए कलर में या कलर की इंटेंसिटी में चेंज होना बंद हो जाएगा। अभी बता रही हूँ अगेन, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं, कांस्टेंट है, हाँ टेम्परेचर दिया या कूलिंग की वटेवर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम करा रहे हैं, ठीक है। उसी टेम्परेचर जो हमने स्टार्टिंग में दिया रिएक्शन, उसी टेम्परेचर हमारी तरफ से वही टेम्परेचर है। बाकी रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बढ़ने लग जाता है टेम्परेचर, एंडोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर घटने लग जाता है। वो घटते घटते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा या बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रही हूँ,
रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब पहुंच जाएगी, या स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, भी मुझे रेट भी बताना ही है आगे, रेट पे क्या फर्क पड़ता है देखो। इनिशियली वी हैव ओनली NO2, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन सपोज C मोल पर लीटर है, C मोल पर लीटर, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, C मोल पर लीटर। जब ब्रैकेट का साइन लगा देते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन में, तो हम ब्रैकेट का साइन कॉन्सेंट्रेशन में लगाने का मतलब ही होता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं C कॉन्सेंट्रेशन और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, C मोल पर लीटर, ठीक है। तो NO2 की कॉन्सेंट्रेशन C है इनिशियली, तब N2O4 क्या है, 0। मैंने वेसल के अंदर क्या लिया, C मोल पर लीटर NO2 ले ली, ठीक है। अभी N2O4 मैंने लिया ही नहीं लिया, तो N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0, और NO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C, ठीक है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, हमने कूलिंग कर दी, टेम्परेचर कम कर दिया, रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, NO2 कन्वर्ट होना शुरू हो गया किसमें, N2O4 में। तो NO2 की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, कम होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ना शुरू होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। समझ रहे हो बात को, क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन की कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, NO2 का N2O4 में कन्वर्जन, इसे क्या बोलोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। NO2 से N2O4 मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और N2O4 का NO2 में कन्वर्जन को क्या बोलोगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो अब हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिराइव होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेज टू दी पावर, पावर में आ जाता है कोफिशिएंट, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा, m होगा तो m आ जाएगा, n होगा तो n आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, और इसकी पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पावर और पे अभी ध्यान मत दो तुम, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 के, इन जनरल। स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा वो पावर बनेगा ही, अभी बस जनरल ऐसे देखते रहो। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 के। अभी तुमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 तो विद टाइम डिक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा विद टाइम, चलो लिख दो, वरना तुम हम गलत लिख लोगे फिर आगे गलत याद रहेगा। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो एक टाइम कैसा आएगा, जब दोनों रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जिस स्टेज पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब अगर 10 मोल NO2 के N2O4 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पर 5 मोल N2O4 के 10 मोल NO2 बना ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इनके मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस मिक्सचर की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। और रिएक्शन फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड अगर एंडोथर्मिक है सपोज, तो रिएक्शन तो सेम स्पीड से हो रही है। तो जितनी हीट एनर्जी फॉरवर्ड में रिलीज हुई, उतनी हीट एनर्जी बैकवर्ड में कंज्यूम हो गई होगी। तो उस वजह से टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि इनके गैसेस के मोल्स फिक्स हैं, तो इस वजह से प्रेशर में भी कोई चेंज, टोटल प्रेशर में भी कोई चेंज आना बंद हो जाएगा। और क्योंकि इनके मोल्स अब फिक्स हो चुके हैं, तो फिर कलर ऑफ मिक्सचर, कलर ऑफ वेसल, जो भी गैसियस मिक्सचर था, उसके कलर में भी चेंज आना बंद हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना बंद हो गया, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गई। जब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गई, तो फिर क्या होगा, प्रेशर फिक्स यानी प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कलर कांस्टेंट हो जाएगा, कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और रेट बराबर है फॉरवर्ड बैकवर्ड का, तो इसलिए टेम्परेचर भी फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हमें लगेगा, बट एक्चुअली तो रिएक्शन भी हो रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक्चुअली तो रिएक्शन भी हो रही है, बट फिर भी हमें लग रहा है कि रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। डायनामिक मींस मोशन, कि रिएक्शन अभी भी मोशन में है, लेकिन फिर भी चेंज होना बंद हो गया। इसलिए इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक। जो सीसॉ झूला होता है, ठीक है, जब वो बैलेंस होता है ना, कर लेते हैं ना, दोनों साइड बैठे हुए बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं हिलता वो। तो जब वो नहीं हिल रहा है, तो वो कौन सी स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। लेकिन वो ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेज है कि वो रुकी हुई है, नहीं हिल रहा झूला, इक्विलिब्रियम। लेकिन नहीं हिल रहा है, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसमें क्या है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो ये भी पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक, डायनामिक और व्हाटएवर। तो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई है? मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी अगेन बता देती हूँ। ठीक है। इवन NO2 और N2O4 का एग्जाम्पल लेकर मत समझो तुम जनरल बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखकर समझो, या A और B लिखकर समझाती हूँ। ठीक है। ये रिएक्टेंट A और ये प्रोडक्ट B। ठीक है, क्लियर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन जनरल, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट कौन है, ए। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। इनिशियली यू हैव ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ए मान ली, इनिशियली यू हैव ए, बट बी क्या है तुम्हारे पास, 0। ठीक है, इनिशियली ए है, बी नहीं है, विद टाइम क्या होगा,
ए बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा दोनों डायरेक्शन की? रेट ऑफ कुछ भी नहीं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब फॉरवर्ड डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज। यही क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज। यही इक्विलिब्रियम स्टेज है। इसी की वजह से अब सारा कुछ हुआ है, अब जो बवाल हुआ है ना। क्या बवाल हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, कलर डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ए के 10 मोल से बी बन रहा है, तो बी के 10 मोल से ए बन रहा है। तो ए बी बना रहा है, बट बी भी ए बना रहा है, बट फायदा क्या निकला, कुछ भी नहीं। अब तुम्हारी मम्मी ने सुबह तुम्हें 100 रुपए दिए, और 100 रुपए फिर वापस भी ले लिए शाम को, फिर अगले दिन 100 रुपए दिए, फिर 100 रुपए वापस ले लिए। तो रुपए तो रोज मिल रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा हो रहा है? उसका तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा है ना। तो पॉकेट में अगर पहले से 500 रुपए पड़े थे, तो रह तो वो 500 ही जा रहे हैं। खुशी तो होती होगी सुबह कि आज 600 हो गए, लेकिन वापस फिर 500 हो गए। जैसे यहाँ हो रहा है, ए से बी बन रहा है, बट बी से वापस ए बन रहा है। रिएक्शन मोशन में है, रिएक्शन चल रही है, लेकिन उसका नेट बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों रिएक्टेंट कभी भी 100% फिनिश नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा 100% फिनिश? क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। मतलब ए बी में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन बी वापस ए बना देता है। ए कन्वर्ट होता है बी में, लेकिन बी से फिर वापस ए बन जाता है। इसलिए ए कभी खत्म हो ही नहीं पा रहा। आ रही बात समझ में? तो रिएक्टेंट कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग एट इक्विलिब्रियम स्टेज? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इसीलिए प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, इसीलिए डेंसिटी मिक्सचर की कांस्टेंट हो गई। कलर इंटेंसिटी, इफ देयर इज कलर, अगर कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कलर है तो कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया रिएक्शन वेसल का। क्लियर? तो आ गई इक्विलिब्रियम स्टेट समझ में? तो क्या कह रहे थे हम कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एटसेट्रा बिकम कांस्टेंट। और क्यों हुए थे ये कांस्टेंट? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तीनों पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड। कोई सी भी साइड से अटेन हो सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड। मतलब क्या है इस पॉइंट का कि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से भी अटेन हो सकता है और प्रोडक्ट साइड से भी अटेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, we have a reaction HI on decomposition gives H2 plus I2 gas.
ठीक है। तो अगर तुमने वेसल में HI लिया और उसे हीट किया तो हाइड्रोजन आयोडीन बनना शुरू हो जाएंगे और फिर वही एक स्टेज ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। वेसल में तुमने हाइड्रोजन आयोडीन लिया, ये लिए और ये 0 ले रखा है, तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। या तुमने इनिशियली ये भी ले रखा है, ये भी ले रखा है, रिएक्शन किधर से स्टार्ट होगी ये तुम अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम आगे जाएंगे तो तुम बता सकते हो कि रिएक्शन किधर से स्टार्ट होगी और इक्विलिब्रियम किधर से अटेन हो रहा होगा। लेकिन इधर से अटेन हो या इधर से अटेन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर से भी अटेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने वेसल में HI लिया है तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तुमने HI लिया है इनिशियली, इन्हें नहीं लिया तो भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, इन्हें लिया है इनिशियली, इसे नहीं लिया तो भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी। आ रही है बात समझ में? वीडियो खराब हो रही है बीच बीच में, तो बेटा हो सकता है तुम्हारे घर में नेट की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, बाकी सबको क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। रिएक्शन मैंने ये लिखी है तो इसका मतलब रिएक्टेंट यही होगा, प्रोडक्ट यही होंगे। जब तक मैं रिएक्शन को उल्टा ना लिख दूं, उल्टा लिख दूंगी तो क्या होगा? अगर मैंने रिएक्शन अभी रिएक्टेंट ये हैं और प्रोडक्ट ये है, मैंने ये बात कल भी बताई थी ना, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम H2 और I2 को क्या कहना शुरू कर दोगे, रिएक्टेंट कहना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे, जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उन्हें प्रोडक्ट बोलेंगे, अगर रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है तो। अगर मैंने रिएक्शन ऐसे लिख दी तो प्रोडक्ट ये है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जब तक लिखी अलग तरीके से ना जाए, ठीक है। तो अब मैंने इस तरीके से लिखी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। वेसल में तुमने रिएक्टेंट लिया यानी HI लिया तब भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा एक टाइम पर, और वेसल में तुमने प्रोडक्ट लिया मतलब H2 और I2 ले लिया है इनिशियली, HI लिया ही नहीं, या कुछ H2 I2 लिया है, कुछ HI लिया है, तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा एक टाइम पर, अगर रिएक्शन बशर्ते क्लोज्ड कंटेनर में कराई जा रही है तो। क्लियर है ये बात? ठीक है। और मैंने ऐसे लिखा है तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अब मैं बोलूंगी कि रिएक्टेंट यानी कि H2I2 लिए हैं तब भी एक टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, प्रोडक्ट यानी कि HI लिया है वेसल में तब भी एक टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इतनी बात क्लियर है? और क्लियर होती जाएगी आगे आगे जैसे चैप्टर में आगे मूव करेंगे, क्योंकि अभी चीजें नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलेंगे और क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये रब कर दूं क्या, ये इधर रब कर देती हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिफ्थ पॉइंट कि कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। बायो में क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट ही मानकर चलते हैं और निगेटिव कैटलिस्ट को पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करते हैं, ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं, ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, आइदर इंक्रीज कर देंगे और डिक्रीज कर देंगे। पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो
जिन्हें नॉर्मली कैटालिस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और निगेटिव कैटालिस्ट है तो डिक्रीजेस, निगेटिव कैटालिस्ट मतलब पॉइजन, ठीक है। निगेटिव कैटालिस्ट है तो डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेंगे। तो अगर तुमने इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है कि जब, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अगर तुमने इक्विलिब्रियम स्टेज पर पॉजिटिव कैटालिस्ट ऐड कर दिया तो रेट बढ़ जाएगा। तो रेट बढ़ जाएगा मतलब दोनों ही रेट बढ़े होंगे सेम एक्सटेंट से। तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, अभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। तुमने निगेटिव कैटालिस्ट डाला है तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गए होंगे दोनों रेट, और वो भी सेम एक्सटेंट से, तो अगेन इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और अगर तुमने इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होने से पहले ऐड किया होता कैटालिस्ट, इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होने से पहले ऐड किया होता कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या कर देता, तो क्या इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होने देता, होता। लेकिन क्या होता, सपोज तुमने इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होने से पहले ही पॉजिटिव कैटालिस्ट उसके अंदर डाल दिया, तो क्या होता, ये क्या करता, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देता, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देता, क्योंकि इसने सेम एक्सटेंट से ही बढ़ाया होता, ठीक है। तो बस क्या होता, इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी हो जाता, होता तो फिर भी अटेन, ठीक है। और निगेटिव कैटालिस्ट ऐड किया होता तो क्या करता है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों को कम कर देता, सेम एक्सटेंट से ही कम करता, तो क्या होता, इक्विलिब्रियम देर से अटेन होता, ठीक है। तो अगर तुम इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले कैटालिस्ट ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव कैटालिस्ट ऐड किया है तो जल्दी अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम, निगेटिव कैटालिस्ट ऐड किया है तो देर से अटेन होगा इक्विलिब्रियम। लेकिन तुमने इक्विलिब्रियम स्टेज पर अगर कैटालिस्ट ऐड किया तो उसका बिल्कुल भी कोई भी फर्क इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, सॉरी, ओवरऑल कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज क्लियर, ओके, ठीक है। चलो, तो अभी जब मैंने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज बताया है तब तुम लोगों को दो बातें समझ में आ गई, क्या, दो बातें जो मेन है वो समझ में आ गई, क्या, कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट, ठीक है, एंड सेकंड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्लियर है। तो अब ग्राफ बनाए, हैं, ठीक है, देखो इधर, क्लियर है बेटा सबको, कुछ बताना तो नहीं है दोबारा, जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, हाँ कैटालिस्ट वही होते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, करते हैं लेकिन इस तरीके से करते हैं कि वो कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं बट फिर भी क्या होगा, एट लास्ट निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंज्यूम नहीं होते कैटालिस्ट। देखो इधर अब ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम, you have a reversible reaction A forms B, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं।
बताओ कौन से ग्राफ सही है? कौन से या कौन सा ग्राफ सही है? कौन से या कौन सा? क्या नाम बेटा तुम्हारा? मुकुल। मुकुल कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। राघव भी कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। और महक कह रही है फर्स्ट सही है। नेहा भी कह रही है फर्स्ट सही है। और नमन कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कबीर कह रहा है फर्स्ट सही है। और प्रभास कौन सा सही है? फर्स्ट एंड सेकंड। और तुम्हारा नाम क्या है? पारस कह रहा है फर्स्ट। हर्ष कह रहा है फर्स्ट। एंड द आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब क्यों सही है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों? देखो ये तो बिल्कुल खत्म है ना, इन दो में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। नहीं हो सकता, ऐसे तो कभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा ही नहीं। यहाँ भी क्या कह रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीजेस, रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीजेस। नहीं हो सकता। और ये जहां से कांस्टेंट हो गया है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है इक्विलिब्रियम स्टेज, जहाँ कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो खत्म हो गए पहले ही। अब देखो इधर, यहाँ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस विद टाइम। और एक टाइम ऐसा आ गया जब दोनों रेट क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, तो अगर मैंने इनिशियली ए लिया है, ठीक है, ए की ए कॉन्सेंट्रेशन ले ली, ए मोल पर लीटर, और बी मैंने 0 लिया, तो ए मैंने कुछ कॉन्सेंट्रेशन ली तो इनिशियली उसका रेट मैक्सिमम होगा, और फिर ये ए क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो रेट क्या होगा उसका? डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब इनिशियली बी 0 है, तो ऑब्वियसली रेट क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन का 0। और विद टाइम ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो रेट इंक्रीज, और ये डिक्रीज होता गया, इंक्रीज, एक टाइम ऐसा आ गया इक्वल आ गया, और फिर अब ये इक्वल ही है। और वो टाइम जब ये इक्वल हो गए, क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, अब इसके मैंने उल्टा किया होता, इसके उल्टा क्या किया होता कि मैंने तो कंटेनर में बी को लिया है, मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, सपोज बी मोल पर लीटर, और उस टाइम ए मैंने क्या लिया है? 0 लिया है, तो क्या होगा? बी का रेट क्या होगा उस टाइम? मैक्सिमम, और फिर क्या होगा? ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो रेट बैकवर्ड डिक्रीज, ये बढ़ना शुरू होगा, तो रेट फॉरवर्ड इंक्रीज, और एक टाइम ऐसा आ गया जब ये इक्वल हो गए, दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। और अब ये इक्वल ही है, तो आगे बात समझ में? तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम
ईदर साइड, बोथ साइड्स। या तो तुमने रिएक्टेंट से शुरुआत की हो, चाहे तुमने प्रोडक्ट से शुरुआत की हो, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्लियर है?